नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। ये अब चैप्टर का अगला सेक्शन है। हमने चैप्टर के पहले पार्ट में सिर्फ ये देखा कि किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से आस पड़ोस के रीजन के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण किस तरह के मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब हम बिल्कुल उसका अपोजिट पढ़ेंगे। इसका अपोजिट मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए या फेंक दिया जाए तो क्या होगा, या फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर हो तो उस पर कैसे कैसे फोर्सेस लगेंगे, कैसे कैसे टॉर्क लगेंगे। तो इस चैप्टर के पहले हिस्से में हमने अभी तक चार्ज और करंट कैरिंग वायर के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकाली, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी पहले निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड निकाली। और अब हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को या फिर करंट कैरिंग वायर को रख दिया जाए तो उस पर फोर्सेस कैसे लगेंगे। तो चलिए करते अपनी बात। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के स्टार्ट में, और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से रेस्ट पे है तो ये अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। और तो और अगर इस चार्ज पार्टिकल पर किसी और सिस्टम के कारण, किसी एक्सटर्नल सिस्टम के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर किसी एक्सटर्नल सिस्टम के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये चार्ज पार्टिकल जो है इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगाएगी। तो आप कह सकते हो कि ये चार्ज पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्पॉन्ड करेगा, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, और इस चार्ज पार्टिकल पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही लगेंगे, किसी प्रकार के कोई मैग्नेटिक फोर्सेस नहीं लगेंगे। ठीक है। मैं ये स्टेटमेंट वापस से लिखा नहीं रहा हूं, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको लिखा रखा है, मैं फिर भी बोल देता हूं, आप लिखना मत। चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट can create only electric field but not magnetic field. Charge particle can experience electrostatic force due to some external electric field, but this charge particle at rest cannot experience any magnetic force due to external magnetic field. वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के बिल्कुल पहले लेक्चर में सारी बातें लिख रखी हैं, सिर्फ याद दिला रहा हूं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास ये कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है Q, और इसके पास अगर वेलोसिटी है V, तो ये चार्ज पार्टिकल अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला भी आया था। आई थिंक दैट वाज μ0/4π Q × V × R/r³। ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ अगर आस पड़ोस में कोई और ऑब्जेक्ट हुई जिसके पास चार्ज है, करंट है, वगैरह वगैरह, और उसके कारण अगर इस रीजन के अंदर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके कारण अगर मान लीजिए इस रीजन में कोई ना कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को रेस्पॉन्ड कर सकता है, और ऐसे केस में इस चार्ज पार्टिकल पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है और आपका मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्सेस एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, साथ ही साथ किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को के अंदर अगर ये रखा हुआ तो उस केस में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस भी कर सकता है। So this moving charge particle can experience electric field as well as, can experience electric forces as well as magnetic forces due to some external electric field and magnetic field respectively. ठीक है।
इसी तरह से अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से जा रहा हुआ और अगर मान लीजिए कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई, तो ऐसे केस में ये अपने आस पड़ोस के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ कुछ न कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रेडिएट करेगा, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई तो। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई तो। मैं ये बात आपको अगेन रेडिएशन के अंदर, हीट ट्रांसफर के अंदर भी सिखा चुका था कि किसी चार्ज पार्टिकल के पास अगर वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशंस लगातार निकालता रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है। फेयर इनफ। मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, मेटेलिक वायर है, करंट है आई, दिस इज मेटेलिक, न्यूट्रल वायर। कुछ नहीं बोल रखा तो हम वायर को न्यूट्रल ही मानेंगे। न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज जीरो है, जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही चार्ज नेगेटिव है। इसके पास कुछ ना कुछ करंट है ऐसे, तो ऑफ कोर्स आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे। तो इस वायर के कारण आस पड़ोस के रीजन के अंदर किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। लेकिन हम जानते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी अगर दे दी, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, लेकिन इसके पास कुछ न कुछ मैग्नेटिक फोर्स तो आएगा, बिकॉज दिस चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस चार्ज पार्टिकल इज हैविंग सम वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ना होती तो ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता, ना ही आपका मैग्नेटिक फोर्स होता। यही फोर्स कितना होगा, कैसे होगा, किधर होगा, ये सब बातें हम ऑफ कोर्स अब डिस्कस करेंगे। यही तो हमें अब पढ़ना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में तो आ ही गई होगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा रिपीटेटिव था, हम लोगों ने जो पहले से पढ़ रखा था, मैंने सिर्फ वही वापस से लिखा क्या दिया, डायग्राम बना दिया। लिख तो हमने वर्ड्स में पहले से रहे हैं, और वर्ड्स में तो हम लोगों ने इसको पहले से ही लिखा हुआ है, तो हमें वापस से लिखने की ऐसी कोई खास ज़रूरत है नहीं। आगे चलिए, हेडिंग लिखिए बेटा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। चलिए बच्चों फॉर्मूला निकालते हैं, सोचते हैं, सारी बात देखते हैं। बट मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये सारा का सारा फॉर्मूला जो है, सारी की सारी जो कहानी हम बना रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट से आई है, एक्सपेरिमेंटल जो लॉज हैं उनसे बनी है। तो आप कह सकते हो कि इट इज जस्ट बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहली बात, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से अगर रेस्ट पर पड़ा है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर हमने पाया कि किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है, अगर किसी रीजन में इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और किसी चार्ज पार्टिकल Q के पास अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, वेलोसिटी अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, तो उस केस में भी इस चार्ज पार्टिकल पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है। वी ऑल्सो फाउंड दैट कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और किसी चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, even in that case the magnetic force on the charged particle is zero. Even in that case magnetic force is zero. लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और चार्ज पार्टिकल है ऐसे और चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ऐसे,
और इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो हमने पाया कि इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। किधर लगता है? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब यह है कि इस बोर्ड के प्लेन में ही चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है और इस बोर्ड के प्लेन में ही आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स आया है वो ऐसे अंदर की तरफ आया है, मैंने क्रॉस लगा दिया है, ऐसे अंदर की तरफ आया है, एंड दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो वी फाउंड दैट कि दिस मैग्नेटिक फोर्स इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच वी हैव अप्लाइड। सो आई कैन ऑल्सो से दैट कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन के अंदर आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा पॉइंट है, लिख सकते हो, लिखेगा मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका फोर्स आएगा। ये तो बात हुई डायरेक्शन की। अगली बात कि ये जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा ये फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा ये फोर्स होगा। मैंने बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बी लिख दिया, चलेगा ना। एंड surprisingly it is also directly proportional to sine of theta, where theta is the angle between magnetic field and velocity, and theta is angle between velocity and magnetic field। एक चीज नोटिस भी करना, इस केस में वेलोसिटी भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, एंगल था 0 तो ऑफ कोर्स साइन 0 इज 0, सो आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो कम्स आउट टू बी 0। फोर्स 0 आया भी था, अच्छी बात है। इसी तरीके से इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, वेलोसिटी है इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। अगेन साइन 180 इज 0। इफ साइन 180 इज 0 ऑफ कोर्स द मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो कम्स आउट टू बी 0। तो इस केस में और इस केस में जो फोर्स 0 आया वो इस फॉर्मूले से बड़े आराम से सेट हो सकता है। और इन सब बातों को मिलाकर मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, इट इज समथिंग लाइक दिस, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आपको मैग्नीट्यूड में अगर फॉर्मूला याद करना है तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। Q is of course charge, V is the velocity with which it is moving, B is the external magnetic field which has been applied, and theta is the angle between velocity and magnetic field। ठीक है बच्चों, आसान सी बात थी। तो इसी बात को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स इज Q into V क्रॉस B। Q इंटू वी क्रॉस बी। इस Q को हमेशा विथ साइन लिखें, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो हमेशा V क्रॉस B की तरफ होगा अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो V क्रॉस B के अपोजिट होगा। क्रॉस कैसे करते हैं हमें आइडिया है, राइट हैंड थंब रूल से करते हैं, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, वो अपन देख लेंगे, वो हम लोग देख लेंगे, वो इतना बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला आया दैट इज Q इंटू वी क्रॉस बी, और इससे कोई बात आपको और समझ में आती हो वो सारे के सारे लिख सकते हो। देखिए इतना आपको हल्का फुल्का क्रॉस प्रोडक्ट आता ही होगा कि V क्रॉस बी जो होगा ये हमेशा V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा V और B दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ये बात हम पहले से लिख चुके हैं। हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी गिवन बाय, बेस्ट बड़ा वही है, राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल, वी क्रॉस भी कर दो, जिस तरफ वी क्रॉस भी आएगा उसी तरफ आपका मैग्नेटिक फोर्स आएगा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो जस्ट अपोजिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए इस बात को? जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि हमारे पास ये कोई चार्ज है, इस चार्ज के पास वेलोसिटी इस तरफ है और कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, और कोई मुझसे पूछ ले कि सर फोर्स किस तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा, तो मुझे तो वी क्रॉस भी करनी है। वी क्रॉस भी करने का सबसे बढ़िया जुगाड़ आपके पास ये है कि राइट हैंड थंब रूल लगाइए, वी की तरफ हाथ ले जाइए ऐसे और बी की तरफ कर्ल कर दीजिए। मुझे वी क्रॉस भी करना है तो पहले वी की तरफ हाथ ले जाइए, हाथ ले गए, अब बी की तरफ उंगलियां कर्ल कर दीजिए, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ तो मैग्नेटिक फोर्स भी अंदर की तरफ। यही चार्ज अगर नेगेटिव होता तो फोर्स आपका बाहर की तरफ आया था, तो इस पर जो फोर्स आएगा वो ऐसे अंदर की तरफ आएगा। इसी की बजाय अगर मान लीजिए ऐसा होता कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऐसे है और इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी ऐसे है, ये आपका चार्ज है, और कोई मुझसे पूछ ले कि सर आपका मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगा, बेटा मैग्नेटिक फोर्स तो वी क्रॉस बी की तरफ होगा। जो भी आपका वी है उसकी तरफ हाथ ले जाओ, बी की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ तो वी क्रॉस बी तो बाहर की तरफ। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन वी क्रॉस बी की है वही आपके मैग्नेटिक फोर्स की है, तो आप कह सकते हो कि इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स है वो ऐसे बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ के लिए मैंने ऐसे डॉट लगा दिया, ये ऐसे होगा। आई होप इट्स फेयर एनफ। तो जैसे हम सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कोई खास ऐसे बड़ा काम नहीं है, ठीक। तो दिस इज अवर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, दैट इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, मैं एक छोटा सा सवाल करा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हल्का सा ही सवाल है, सुनेगा। ए चार्ज Q is equals to 5 millicoulomb has a velocity (3i cap plus 4j cap plus 5k cap meter per second and there is some external magnetic field 2i cap minus 3j cap plus 5k cap टेस्ला। बड़ा चार्ज है 5 मिलीकूलम का, इसका मास भी दे रखा है लेट से बेटा 5 मिलीग्राम, ठीक है, 5 मिलीग्राम इसका मास भी दे रखा है। Find force and acceleration of the charge। इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है और कितना एक्सेलरेशन है बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे, वी नो इट वेरी वेल कि इस पर तो बेटा सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा एंड दैट इज ऑफ कोर्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी। पहले मैं एक बार वी क्रॉस भी कर लेता हूँ। वी क्रॉस भी कर लिया तो उसको सिर्फ क्यू से मल्टीप्लाई करना है। वी क्रॉस बी, आई रियली होप कि आप लोगों को वी क्रॉस बी करना आता होगा, नहीं आता तो मैं सिखाया था। दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो पहले ऐसे लिखो, वी क्रॉस बी करना है तो ऐसे आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। मैंने भी आपको सिखा रखा है कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं, ठीक है। वी क्रॉस बी करना है तो वी की एंट्रीज पहले लिखो, वी की एंट्रीज है 3 4 5, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आई कैप के नीचे आएगा 3, जे कैप के नीचे आएगा 4 और के कैप के नीचे आएगा 5। इसी तरह से वी क्रॉस बी, बी के नीचे आएगा, सॉरी बेटा, बी की एंट्रीज हैं 2 -3 एंड 5। इसका जो रिजल्ट आएगा मैं ऊपर लिख लेता हूं। मैं वी क्रॉस भी निकाल रहा हूं और कुछ खास काम नहीं कर रहा। हमारे पास आ गया वी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू समथिंग आई कैप माइनस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। पहले आई कैप के साथ क्या आएगा, इसके लिए इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस।
दैट इज 20 माइनस माइनस 15, तो आई थिंक 20 प्लस 15 आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 35। ठीक है, माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा, इसके लिए इसको और इसको भूल जाओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आई थिंक 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 इज ऑफ कोर्स 5। के कैप के साथ क्या आएगा इसे और इसे भूल जाओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -9 -8, -9 -8 इज आई थिंक -17। तो आपके पास कुल मिलाकर V क्रॉस भी आ गया 35 I कैप -5 J कैप -17 K कैप। सर मुझे तो मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, बेटा मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो दैट इज ऑफ कोर्स Q इंटू V क्रॉस में। Q को विद साइन लिखना है, लिख देंगे, दैट इज 5 मिली कूलम, दैट इज 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, बाकी सब तो SI यूनिट में थी, मैंने इसको भी SI यूनिट में लिख दिया, इंटू 35 I कैप -5 J कैप -17 K कैप न्यूटन। ये हमारा फोर्स आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो तुम जानते हो बेटा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सर मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है फोर्स, दैट इज ऐसे लिख दो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, 35 I कैप -5 J कैप -17 K कैप, दिस डिवाइडेड बाई मास, दिस डिवाइडेड बाई मास, मास कितना है 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम बेटा SI यूनिट में लिखना है, तो 5 मिलीग्राम इज ऑफ कोर्स 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 ग्राम्स, बट ग्राम इज नॉट द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज kg। तो उसके लिए आप लिखोगे सर दैट इज बेसिकली 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 kg, तो नीचे आप लिख देना 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 kg। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया तो 10 रेज़ टू पावर 3 आ, ये आपका एक्सेलरेशन है। तो आपके चार्ज पार्टिकल का ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, सिंपल सवाल है। और अगर मान लीजिए चार्ज नेगेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव होता नेगेटिव लगा देते अपन तो, है ना। मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। और ख़ास तौर से किसी बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट करना ना आता हो तो मैंने बेटा सिखा दिया, हालांकि बहुत ही ट्रिवियल सा क्रॉस प्रोडक्ट है, बहुत हाई फाई क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं है। आगे चलिए, एक और सवाल, ऐसे ही बिल्कुल बेसिक वाला सवाल है। अभी तक हमने इस कोई सिचुएशनली टफ चीज़ें करना स्टार्ट नहीं किया, हम तो ऐसे एक बार इस फॉर्मूले के साथ दोस्ती कर रहे हैं। अगर हमें एक बार इस फॉर्मूले के साथ अगर दोस्ती हो गई, हमें अगर बातें समझ में आने लग गई, फिर तो अपन सब कर लेंगे, फिर अपन से सब हो जाएगा। पहले एक बार कम से कम हम इस फॉर्मूले के साथ थोड़े से कंफर्टेबल तो हो जाए, फिर तो अपन सब कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल और, सुनिएगा। A charged particle has velocity 10 I cap minus 20 J cap plus 30 K cap meter per second and experiencing a magnetic force equal to, यहां लिखना बेटा कितना मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 5 I कैप minus 3 J कैप प्लस FZ K कैप। कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो जिस टाइम पर ये वेलोसिटी थी उस टाइम पर ये उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा है। ठीक है, FZ K, ये K कैप अंदर लेना। फाइंड वैल्यू ऑफ FZ, FZ की वैल्यू निकाली, बिल्कुल निकालेंगे।
बिल्कुल निकालेंगे। हमें वेलोसिटी दे रखी है और फोर्स की टर्म काफ़ी तक दे रखी है, उसमें सिर्फ एक टर्म छुपी हुई है। क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं? सवाल को देखकर ही आपको इस बात का आइडिया लग जाना चाहिए कि ज़रूर है ना, हमें ये सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि किसी तरीके से इस वेलोसिटी को और फोर्स को रिलेट कर पाओ। और आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। हम जानते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वो पक्की बात है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। हमने पहले से याद भी कर रखा है कि मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं देन वी नो दैट कि देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। तो 10 इंटू 5 50 -3 -20 दैट इज +60 30 इंटू एफ जेड एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। इट गिव्स मी एफ जेड इज इक्वल्स टू -11/3। एफ जेड कम्स आउट टू बी -11/3। ये आपके एफ जेड की वैल्यू आ गई। ये आपका फोर्स का पूरा एक्सप्रेशन आ गया। पूरा एक्सप्रेशन आ गया 5 आई कैप -3 जे कैप -11/3 के कैप। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज यूज करके बेटा जो सवाल होंगे वो आपकी शीट में होंगे। हो सकता है कि बेटा शीट जो सवाल हो उसमें वेलोसिटी जाए मैग्नेटिक फील्ड लिख रखी हो और फोर्स लिख रखा हो, आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे, तो सर मैं उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 कर दूंगा। बिल्कुल कर सकते हो, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर ऐसा मान के चल सकते हो कि हमारे बहुत सारे सवाल डिपेंड करेंगे इस बात के ऊपर। तो चलिए एक छोटी सी बात और देखते हैं। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस तरह से लगता है वो हमें पता है, लेकिन ये फोर्स कितना वर्क डन करता है इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया कि किसी चार्ज पार्टिकल के पास अगर चार्ज पार्टिकल Q है, वेलोसिटी अगर इसके पास v है और कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पर B है, तो इस पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट इज ऑफ कोर्स Q इंटू V क्रॉस B। ये तो फोर्स है। मुझे बात करनी है कि इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। सोचते हैं। वर्क डन से पहले एक बार पावर सोचो। तो आप कहोगे कि सर किसी भी फोर्स का जो इंस्टेंटेनियस पावर है दैट इज ऑफ कोर्स F डॉट V, दैट इज F डॉट V। मैग्नेटिक फोर्स का अगर पावर पूछा है तो मैग्नेटिक फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी। मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑफ कोर्स Q इंटू V क्रॉस B, इसका डॉट प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी। अब जरा सोचो इस बात को। V क्रॉस B अगर आप करते हो तो V क्रॉस B से जो नया वेक्टर आएगा वो तो V वेक्टर और B वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, है कि नहीं। V क्रॉस B करने पर जो वेक्टर आया वो तो V वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और उस वेक्टर का अगर तुम V वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो तो 0 आएगा। भाई डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ये वाला वेक्टर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और इसका अगर वेलोसिटी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स cos 90 आ जाएगा, और cos 90 क्या होगा? 0। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है ये तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और अगर हमारा मैग्नेटिक फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और हमेशा परपेंडिकुलर है तो ये बात तो तय है कि दोनों के बीच में अगर एंगल 90 है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 0 आएगा, और अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो पक्की बात है कि आपका पावर तो 0 आएगा। और अगर पावर 0 है तो ऑफ कोर्स उस फोर्स का वर्क डन भी 0 है, बिकॉज वी नो दैट कि वर्क डन इज ऑफ कोर्स
पावर इंटू डी टी या पावर इंटू टी, डिपेंडिंग ऑन की पावर कांस्टेंट है या वेरिएबल है। जब आपका पावर ही जीरो हो गया तो पक्की बात है कि आपका वर्क डन भी तो जीरो आएगा। आई रियली होप कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा पॉइंट है, हमारे काम का पॉइंट है। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्सेस का किसी प्रकार से कोई वर्क डन नहीं आएगा कभी भी। अच्छा पॉइंट है, लिख सकते हो इस बात को। मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क ऑन ए चार्ज पार्टिकल। किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स का किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं आएगा, नहीं आएगा। फेयर इनफ। अब इसी बात को थोड़ा सा और एक्सट्रापोलेट करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए किसी चार्ज पार्टिकल पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही है और कोई फोर्स ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैं कहूं कि उस पर वेट लगाओ, तो आप बोलोगे सर वेट मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैग्नेटिक फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं है तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल पर तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो, अगर उसका वर्क डन जीरो तो ऑफ कोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो इट मींस दैट कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सर कहना क्या चाहते हो, याद क्या करना है हमें? याद आप ये कर सकते हो कि इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कर सकता है, स्प्रिंग फोर्स कर सकता है, लेकिन आपके मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। और अगर वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते इट मींस दैट कि वो स्पीड को भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ तो मैंने ये निकाला कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्सेस हैं तो ना तो आपकी स्पीड चेंज होगी ना ही आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है। तो हाँ, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया तो वो तो ऑफ कोर्स चेंज कर ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिखाना चाहता हूँ, मैग्नेटिक फोर्सेस कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या फिर जो स्पीड है उसको मैग्नेटिक फोर्सेस कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, कभी भी चेंज करने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे। सर ये कैसा फोर्स है जो स्पीड चेंज ही नहीं कर पा रहा? सर फिर फोर्स काम क्या आ रहा है? सर फोर्स तो हमेशा एक्सेलरेशन देता है ना, स्पीड क्यों चेंज नहीं हो रही? सर बढ़नी या घटनी चाहिए? नहीं, फोर्स है इसका मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी है। सर अभी तो आप मना कर रहे हो। मैं मना कर रहा हूं चेंज इन स्पीड के लिए, मैं मना कर रहा हूं चेंज इन स्पीड के लिए। वेलोसिटी चेंज हो सकती है। सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बड़ाई वाली बात मैंने आपको इवन काइनेमेटिक्स में बताई थी, रिपीट ही कर रहा हूं एक तरह से। अगर देखो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। This magnetic force has no control, has no effect on the speed, that is the magnitude, but can change the direction. So it can change velocity, but it cannot change the speed. So आप कह सकते हो कि magnetic force जो है can change velocity. सर वेलोसिटी कैसे चेंज करेगा? उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा? ऑफ कोर्स डायरेक्शन चेंज करेगा। मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोशन की डायरेक्शन चेंज करना है, फिर मोशन की जो वेलोसिटी चेंज करना है उसकी जिम्मेदारी जो है वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स की है। बाकी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्पीड चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ D, और ये चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है V। ऑफ कोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90, तो फोर्स आएगा QVB sin 90 इज 1।
फोर्स आएगा किस तरफ, आप बोलोगे सर V क्रॉस B की तरफ आएगा। V है ऐसे, B है ऐसे, तो V की तरफ हाथ ले जाओ, ले गया। B है ऐसे, B की तरफ उंगलियां कर्ल कर दी, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स आ गया ऐसे। इसका मतलब हर इंस्टेंट पर आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो आपकी वेलोसिटी है, इनके बीच में एंगल 90 होगा। और अगर एंगल 90 होगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ना तो इस स्पीड को बढ़ा पाएगा ना घटा पाएगा। अगर इस फोर्स का इधर ना लग के यूं लग रहा होता तो उसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता। यही वाला फोर्स अगर ऐसे लग रहा होता तो उसका एक कंपोनेंट पीछे की तरफ लगता और वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा देता। लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है इट मीन्स दैट इस चार्ज पार्टिकल को ये इधर नहीं जाने देगा, ये इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे घुमा देगा। लेकिन घुमा तो देगा लेकिन इसकी स्पीड वही रखेगा। अगर यहाँ पर स्पीड v थी तो यहाँ पर भी स्पीड v है। समझदार बच्चा जानता है कि सर स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो सिर्फ अगर मैग्नेटिक फोर्सेस हैं तो इट हैज़ द टेंडेंसी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल बट हैव नो इफेक्ट, हैव नो कंट्रोल ऑन द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। आई होप यू गेट द पॉइंट। अच्छा पॉइंट था बच्चों, प्लीज इसको याद रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चार्ज पार्टिकल जो है उस पर चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं, स्पीड चेंज नहीं कर सकती, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकती। अच्छा पॉइंट है, आधी रात को भी कोई उठाकर पूछ ले तो आपको जवाब देना चाहिए कि हाँ भाई मैग्नेटिक फोर्सेस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज आगे बढ़ते हैं, कुछ केसेस लेते हैं, जैसे सबसे पहला केस में ले रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू वेलोसिटी। बड़ा और कोई फोर्सेस नहीं है, कोई एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बार के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्सेस ही कंसिडर करने अपन का। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B, ये आपके पास चार्ज पार्टिकल है Q, इसके पास वेलोसिटी है S, वेलोसिटी भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ। वी नो दैट कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑफ कोर्स QVB, साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0। सो मैग्नेटिक फोर्स इज 0। मैग्नेटिक फोर्स इज 0, इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज 0, और कोई फोर्स तो है नहीं, ना तो डायरेक्शन चेंज होगी ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार चार्ज पार्टिकल चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। सो आई कुड से दैट कि मोशन इज स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, not uniformly accelerated motion, I am saying uniform motion straight line के along। ठीक है, it was very easy to analyze it। next is, अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है, हालांकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने मन ही मन सोच लिया हुआ है क्या होगा। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और किसी चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज Q है और उसके पास वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनके बीच में एंगल 180 है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा दैट विल बी ऑफ कोर्स QVB साइन 180 डिग्री। ऑफ कोर्स साइन 180 इज 0, सो मैग्नेटिक फोर्स इज 0। And if magnetic force is 0, as we know that Q और कोई force तो है नहीं, so velocity will remain constant, and velocity will remain constant, it means that particle will move along the straight line without changing the magnitude of velocity as well as direction of the velocity। And again we can say that कि motion is
straight line motion, straight line uniform motion, the same motion will be there. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. Next is extremely important case, the one in which velocity is perpendicular to magnetic field and our magnetic field is uniform. Magnetic field uniform है और जो velocity है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. खूब सारे सवाल अपनी शीट में, HCV में, हर जगह बार बार बड़ा इसके सवाल आएंगे. इसके जो बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे हमें वो याद भी करने पड़ेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जो बोर्ड का प्लेन है, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, यू ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे. तो मैं मैग्नेटिक फील्ड मान रहा हूं ऐसे अंदर की तरफ B और ये यूनिफॉर्म है, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड. फेयर एनफ. इस पूरे के पूरे व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसी है. डन. आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, मैं चार्ज को बड़ा पॉजिटिव मान रहा हूं. चार्ज है Q और उसके पास वेलोसिटी है V. लुक एट द सिचुएशन. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसी है. और वेलोसिटी बोर्ड के प्लेन में है. और ऑफ कोर्स बेटा वेलोसिटी अगर बोर्ड के प्लेन में है तो वेलोसिटी तो ऐसे आ गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गई. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? ऑफ कोर्स 90. वही हमने हेडिंग लगा रखी है. अब इसका मोशन कैसा होगा सोचते हैं. 2-4 बातें हैं जो मैं पहले से बोल देता हूँ, है ना. पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्सेस होंगे. मैग्नेटिक फोर्सेस जो होंगे वो पक्की बात है कि स्पीड तो चेंज नहीं करेंगे, तो पक्की बात है कि स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी. अगली बात कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स आता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है. याद है ना, मैग्नेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं. आई होप यू रिमेंबर दैट. नहीं याद है मैं फिर से लिख देता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्सेस Q इंटू V क्रॉस P. तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर. एक बार इस बात पर ध्यान दो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे. तो पक्की बात है, तय बात है कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगेंगे. इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे वो हमारे इस पूरे के पूरे बोर्ड के प्लेन में लगेंगे, बोर्ड के प्लेन में लगेंगे. मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फोर्सेस उसके परपेंडिकुलर मतलब बोर्ड के प्लेन के अंदर लगेंगे. अब आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी बोर्ड के प्लेन के अंदर है और मैग्नेटिक फोर्सेस भी बोर्ड के प्लेन के अंदर है. इसका मतलब ये वाला चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो गया चाहे एक्सेलरेशन हो गया, सारे के सारे बोर्ड के प्लेन के अंदर हैं. इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल बोर्ड के प्लेन को छोड़कर नहीं जाएगा. और अगर ये बोर्ड के प्लेन को छोड़कर नहीं जाएगा सो वी कुड से कि इसका मोशन 3 डायमेंशनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल है. मोशन कैसा है उस बारे में हम बात नहीं कर पाए, लेकिन हम कह सकते हैं कि पक्की बात है कि इसका जो मोशन है इट इज गोइंग टू बी 2 डायमेंशनल मोशन या फिर प्लेनार मोशन. एंड इन विच प्लेन बेटा? तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स इन द प्लेन ऑफ बोर्ड. प्लेन ऑफ बोर्ड बेटा आप लोग लिखो तो प्लेन ऑफ पेपर लिखना, क्योंकि आप तो पेपर पर लिख रहे हो तो आप लिख देना कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन कैसा है, वो पेपर के प्लेन में. मैंने बेटा प्लेन ऑफ बोर्ड बोल दिया, आप लोग बेटा प्लेन ऑफ पेपर लिख देना कि पेपर के प्लेन के अंदर ही उस चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा. ठीक है. अब फोर्स कितना होगा देखते हैं. मैग्नेटिक फोर्स होगा Q V B. चार्ज है Q, स्पीड है V, मैग्नेटिक फील्ड है B, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन. बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन
velocity and magnetic field, you could say that is 90 degree, sin 90. So the magnetic force is QV. सर है किधर है बेटा? ये है V क्रॉस B की तरफ। V क्रॉस B करना कोई टफ काम तो है नहीं। V तो ऐसे बेटा, B ऐसे। V क्रॉस B करने के लिए V की तरफ हाथ ले जाओ और B की तरफ उंगलियां ऐसे कर्ल कर दो, तो अंगूठा आ गया ऐसे, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स आएगा ऐसे। और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये वेलोसिटी के ऐसे परपेंडिकुलर है, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। एंड वी नो इट वेरी वेल। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है और इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मेरे पास QV भी है। ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? स्पीड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स डायरेक्शन चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज करके ये जो चार्ज पार्टिकल अभी यूं जा रहा था इसको ये यूं ले जाने की कोशिश करेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद में आपका जो चार्ज पार्टिकल है, मैं बेटा पूरा नहीं बना रहा हूं, ये जो चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा था ये थोड़ी देर बाद में चलते 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 मान लेते हैं कि यहां कहीं पहुंच गया। जैसे ही आपका चार्ज पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया तब इसके पास वेलोसिटी होगी V ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड B ऐसे, फोर्स किधर होगा? V क्रॉस B की तरफ। V है ऐसे, B है ऐसे, V की तरफ हाथ ले जाओ, B की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, अंगूठा आ गया इधर की तरफ, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स आ गया इधर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू अभी भी उतनी है, क्योंकि स्पीड उतनी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी, स्पीड उतनी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी, और तो और आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बीच में एंगल अब भी आपका 90 डिग्री। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज स्टिल द सेम, बट फोर्स लग रहा है इस तरफ। ये क्या करेगा? जो चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा है उसको यूं घुमाएगा, यूं घुमाएगा, यूं घुमाएगा। मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद में ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये चलते 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 यहां कहीं पहुंच गया। इसके पास वेलोसिटी है V, मैग्नेटिक फील्ड B ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? V ऐसे, B ऐसे, V क्रॉस B करना, V की तरफ हाथ ले गए, B है बेटा ऐसे, अंगूठा घुमाया ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स आएगा ऐसे। सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी लाइक दिस। मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड ए पॉइंट, and again the magnetic force has the same magnitude QVB, the same Q, the same V, the same B and the same angle between V and B। और ये जो फोर्स इधर लग रहा है ये इस तरफ जाने वाले चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, और मान लेते हैं कि कभी चलते 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 ये यहां आया तो स्पीड होगी V, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अब भी अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, V क्रॉस B करना, V की तरफ हाथ ले गए, B बेटा मेरी तरफ है, मैंने मेरी तरफ उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो आपका फोर्स आएगा इस तरफ। अब भी आपका जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? आप बोलोगे सर दिस इज सर्कुलर मोशन। मैं कहूँगा इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इवन ए बेटर वर्ड, इट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो एक UCM है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, इसका ओमेगा जो है वो भी कांस्टेंट आएगा। सो यू कैन से दैट कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जैसा हम इसको बोलते आए दैट इज UCM। बढ़िया सर, क्या मैं इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी ये सब निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। मैं तो न्यूटन से जो मोशन लगाना आता है सारे काम हो जाएंगे। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, फोर्स हमेशा एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, जिस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है उसे हम इस सर्कुलर मोशन का सेंटर बोल देंगे, और वहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैं इसको एक बार के लिए R बोल दूंगा। सर R दिया हुआ है क्या? नहीं, हम निकाल लेंगे। अगर वेलोसिटी V है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ज़रूर सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सलरेशन होना चाहिए, v²/r या फिर ω² × r। दिस इज अवर सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। टेंजेंशियल एक्सलरेशन तो है ही नहीं।
इस तरफ एक्सेलरेशन है तो इस तरफ फोर्स भी होना चाहिए। इस तरफ फोर्स कौन सा आपका? मैग्नेटिक फोर्स। आप कह सकते हो कि द ओनली फोर्स मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इकलौता फोर्स सेंटर की तरफ, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हम निकाल चुके हैं क्यूवी भी, बड़ा चार्ज स्मॉल क्यू लिया था या कैपिटल क्यू लिया था? सॉरी, कैपिटल क्यू लिया था। एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई r। v से v कैंसिल हो गया। अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो कि रेडियस का फॉर्मूला आपके पास आएगा mv अपॉन क्यू। इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, वी कैन रिमेंबर इट, वी कैन रिमेंबर इट। रेडियस इज mv अपॉन क्यूबी। सेंटर किस तरफ होगा ये सोचना आसान सा काम है। सेंटर उस तरफ होगा जिस तरफ फोर्स होगा, और फोर्स किस तरफ होगा? v क्रॉस b की तरफ होगा। तो v ऐसे, b ऐसे, v क्रॉस b सेंटर। और कितना दूर होगा सेंटर? ऑफ कोर्स mv अपॉन क्यूबी। एक पॉइंट और, रेडियस कैन बी रिटन एज mv इज मोमेंटम, दैट इज p अपॉन क्यूबी। एक बात और बेटा, मैंने आपको कई बार ये भी सिखा रखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज एम वी का स्क्वायर अपॉन 2m या फिर p स्क्वायर अपॉन 2m। तो जो भी आपका मोमेंटम है उसको मैं लिखता हूँ रूट ऑफ 2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम कैन ऑल्सो बी रिटन एज रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। बड़ा के मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी। ये आपका रेडियस, के इज ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी। ऐसा मत सोचना कि सर ने ना बहुत सारे फॉर्मूले लिखा रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मैं तो इसी फॉर्मूले में इंटरेस्टेड हूँ। वो तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ एम वी इज मोमेंटम एंड मोमेंटम कैन ऑल्सो रिटन एज रूट 2m के। हो सकता है कि बेटा हमारे शीट के अंदर है ना, किसी किसी सवाल के अंदर है ना वेलोसिटी ना दे रखी हो और काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, तो हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी कि पहले काइनेटिक एनर्जी स्पीड निकालें फिर एम वी अपॉन क्यू बी करें। सीधा हम रूट 2m के अपॉन क्यू बी लिख सकते हैं। तो ठीक है, पता होना चाहिए, बाकी इतना कोई बड़ा टास्क थोड़ी है ये, है कि नहीं? समझ गए इस बात को? अब एक छोटी सी बात और मैंने आपको पहले सिखा रखी है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है, याद करो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखा रखा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इनिशियली एक्सेलरेट है और हमने उसको v पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट किया है, अगर हमने उसको v पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट किया है तो उसका q इंटू वी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और q इंटू वी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इनिशियल तो रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी q इंटू वी हो जाएगी। v क्या है? v इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द चार्ज पार्टिकल हैज़ बीन एक्सेलरेटेड। तो उस केस में आपके पास रेडियस का एक फॉर्मूला और आ जाएगा, दैट इज रूट ऑफ 2m qv अपॉन qb। v is the potential difference through which the charge particle has been accelerated. I'm not saying that you must remember all these formulas, you must know how to relate them. तो हो सकता है अगेन बड़ा अपने चाहे शीट हो चाहे HCV हो, वहाँ पर इक्का दुक्का सवाल ऐसे होंगे जिसमें ऐसे बोल रखा होगा कि हाँ यार ये 3 चार्ज पार्टिकल हैं, इन सबको हमने 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है। तो ऐसा नहीं कि हम वो सवाल छोड़ दें, एक्सेलरेट किया है इस बात का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी q इंटू 10 q इंटू 15 और q इंटू 20 हो गई है। ठीक है, इसके अलावा कोई बहुत भारी काम नहीं है। सब्जेक्ट मतलब अगर एक बार पता हो ना कि इसका अर्थ ये है तो उसके बाद कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, पता ही ना हो फिर हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया। मैंने आपको बता दिया है कि अगर मान लीजिए कभी HCV के अंदर या फिर अपने शीट के अंदर कहीं भी ऐसा लिखा हो कि दिस चार्ज पार्टिकल हैज़ बीन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लेट्स से 100 वोल्ट, सो देन वी डोंट हैव टू पैनिक, वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी इज q into 100 एंड इफ काइनेटिक एनर्जी इज q into 100 वी कैन फाइंड द रेडियस एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, समझिए बेटा इस बात को, बहुत टफ बातें तो नहीं थी, है ना, बात बिल्कुल आसान सी। आगे चलते हैं। अच्छा, वो बड़ा काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई था, डस्टर कहाँ गया, ये रहा। नेक्स्ट, हमने सिर्फ और सिर्फ रेडियस निकाला, हम और काम भी कर सकते हैं। हम टाइम पीरियड
एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वो सब भी डिस्कस कर सकते हैं। सुनिए बेटा, डिस्कस ही नहीं, हम उनको याद भी कर सकते हैं। सुनिएगा मेरी बात। अच्छा, मैं एक बात बोलना भूल गया कि आपने कुछ नोटिस किया कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी ना, अपन जितने ज़्यादा स्पीड से पार्टिकल फेंकेंगे ना, रेडियस उतना ही ज़्यादा होगा। दुगनी स्पीड से फेंकोगे, रेडियस दुगना होगा। 3 गुना स्पीड से फेंकोगे, रेडियस 3 गुना होगा। ठीक है। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि इस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। एंगुलर वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स v/r। v तो ठीक है बेटा, r हमने निकाल लिया, दैट इज mv/qb। v से v कैंसिल, एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास आ गई है qb/m। और अगर एंगुलर वेलोसिटी आ गई है तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि पूरा चक्कर काटने में टाइम कितना लगेगा। जैसे हम कैपिटल T से तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इट इज अवर टाइम पीरियड। वी ऑल नो दैट कि if omega is constant, time period is of course 2 pi by omega, that is 2 pi by omega, तो m/qb। वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। हो सके तो याद करो, ना भी याद हो तो ठीक है बच्चों। अगर रेडियस याद हो तो रेडियस से ये टाइम पीरियड निकालना कौन सा टफ काम है, हम बड़े आराम से वैसे भी निकाल सकते थे। सो योर टाइम पीरियड इज 2 pi m/qb। इट इज़ अ रिजल्ट टू रिमेंबर, बहुत बार हमारे काम आता है। हालांकि इस रिजल्ट को देखकर बच्चा ये सोचता है कि सर ये स्पीड पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, मैं चार्ज पार्टिकल को कम स्पीड से फेंक दूं चाहे ज़्यादा स्पीड से फेंक दूं, पूरा का पूरा चक्कर काटने में टाइम तो सर सेम ही ले रहा है। ऐसा कैसे हुआ? बल्कि ज़्यादा स्पीड से फेंकूंगा तो जल्दी आना चाहिए, कम स्पीड से फेंकूंगा तो लेट आना चाहिए। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, सुनना। मान लो तुमने v स्पीड से फेंका तो ऐसे r रेडियस में घूम के यूं आ गया। अगर आपने 2v स्पीड से फेंका तो अब जो रेडियस होगी वो r नहीं होगी 2r होगी, क्योंकि स्पीड जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतना ज़्यादा होगा, और रेडियस ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स उसका सरकमफेरेंस भी ज़्यादा होगा। तो ऑफ कोर्स आपको डबल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी 2 pi r। अगर 2v स्पीड से फेंकोगे तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी 2 pi 2r। कितनी स्पीड से? 2v से। टाइम वही आ जाएगा। अगर आपने 10v स्पीड से इसको फेंक दिया तो कोई बात नहीं, 10v स्पीड से अगर फेंकोगे तो अब ये बड़े सर्कल पर जाएगा और इस सर्कल के मुकाबले 10 गुना बड़े रेडियस पे जाएगा। तो सरकमफेरेंस 10 टाइम्स होगी। सरकमफेरेंस 10 टाइम्स होगी तो डिस्टेंस ट्रेवल 10 टाइम्स होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर 10 टाइम्स होगी तो ऑफ कोर्स आपका टाइम पीरियड तो वापस से सेम आ जाएगा। सो दिस टाइम पीरियड इज इनडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। This time period is independent of speed। ये जो पूरा चक्कर काटने में जो लिया गया समय है, ये टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा। इस बात को यूज़ करके या फिर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम आगे जाके बेटा किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह के अंदर भी यूज़ लेंगे इसका। ठीक है, हम बेटा किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट इस बात का यूज़ लेंगे, कभी न कभी काम भी आएगी हमारी चीज़। ठीक है, इसी तरह से 1 सेकंड के अंदर इस चार्ज पार्टिकल ने कितने चक्कर काटे हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सम टाइम कि फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स 1/t। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया है qb/2π, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड इज 2 pi m/qb। इट इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट। फिर भी अगर बच्चे कहेंगे सर मुझे रिजल्ट कौन से याद करने हैं, तो मैं कहूँगा रेडियस ज़रूर याद करें, इसको इसमें कन्वर्ट करना, इसको इसमें कन्वर्ट करना बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है, तो कोई सा एक याद रख लो, काम चल जाएगा। दूसरा, मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो ओमेगा है, मुझे ये पसंद है। ठीक है, बच्चों को अक्सर टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला ज़्यादा पसंद होता है, मुझे ओमेगा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ओमेगा पता होगा तो टाइम पीरियड वैसे पता लग जाएगा, और हालांकि टाइम पीरियड पता होगा तो ओमेगा पता लग जाएगा, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना सवालों के अंदर, भाई मैंने तो खूब सारे सवाल कर रखे हैं यार, तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि ओमेगा के यूजेस इन जनरल थोड़े से टाइम पीरियड के मुकाबले ज़्यादा आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ओमेगा ज़्यादा पसंद है। हालांकि वो बहुत बड़ा कोई मैटर ऑफ डिस्कशन थोड़ी है, चाहे ये याद कर लो चाहे याद कर लो, बात तो एक ही है ना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सारे काम कर लिए अपन ने, चलिए बेटा।
नेक्स्ट इज कुछ सवाल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कोई बहुत हाई फाई बातें नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और ड्यूटेरॉन। ठीक है, ये तीनों के तीनों चार्ज पार्टिकल्स जो है ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बी है ऐसे यूनिफॉर्म, और इन तीनों के तीनों चार्ज पार्टिकल्स को हम लोगों ने सेम स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अगर बोर्ड के प्लेन के अंदर है तो मैंने ऐसे फेंक दिया, दोनों को फेंक दिया। फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, बड़ा जिन सर्कुलर पाथ में जाएंगे उनके रेडियस का रेशियो निकालना है, एंड फाइंड रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, उनके टाइम पीरियड का भी रेशियो निकालो। बिल्कुल निकाल लेंगे, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि यार इनके पास चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है। सोचते हैं बच्चों, प्रोटॉन इज मोर और लेस रिप्रेजेंटेड लाइक बड़ा 1p1, नीचे वाला जो 1 है वो बताता है कि इसका जो चार्ज है वो +e है, ऊपर वाला जो 1 है वो बताता है कि इसका जो मास है वो 1 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस को। किसको बोलते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस के पास 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस 2 times He4। इसके पास जो चार्ज होगा वो +2e होगा और जो मास होगा वो आपका 4 AMU होगा। ठीक है, ड्यूटेरॉन, मेरा नाम सुन रखा होगा, दैट इज 1d2, इट इज एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, एंड इसका जो चार्ज होगा बेटा वो +e होगा और इसका जो मास होगा वो 2 AMU होगा। ठीक है, और अगर मास और चार्ज अगर इन सब के पता है बेटा फिर तो ठीक है, रेडियस में फॉर्मूला वैल्यूज रखनी है। ये प्रोटॉन जिस सर्कल में जाएगा उसका रेडियस, बड़ा फॉर्मूला क्या था? mv/qb। ठीक है, इसका मास मैं 1 लिख रहा हूं। ठीक है, वैसे मुझे रेशियो निकालना है इसलिए यूनिट का कोई फर्क पड़ता नहीं। वेलोसिटी सबकी सेम है, चार्ज इसका E है, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल? मास है उसका 4 AMU, वेलोसिटी सेम है, अपॉन चार्ज बड़ा उसका 2e है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ड्यूटेरॉन उसका रेडियस बड़ा मास इज ऑफ कोर्स 2 अपॉन चार्ज बड़ा उसका E और B, मास है उसका 2, चार्ज बड़ा उसका E, mv/qb। हाँ, आप ध्यान से देखो तो दिस इज बेसिकली 2v/EB, ये भी 2v/EB। इन दोनों का रेडियस मेरे ख्याल से सेम आ गया है और इनसे आधा रेडियस इसका आ गया, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो बड़े आराम से कह सकता हूँ कि रेडियस इन विच द प्रोटॉन इज मूविंग, रेडियस इन विच अल्फा पार्टिकल इज मूविंग एंड द रेडियस इन विच द ड्यूट्रॉन इज मूविंग इज बेसिकली 1:2:2। ये आपका आंसर है। सर टाइम पीरियड, बड़ा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है प्रोटॉन के लिए? 2πm, m बेटा मैं उसका 1 लिख दूँ, 1 AMU। ठीक है, प्रोटॉन का तो 1 AMU होता है। 2πm फॉर्मूला बेटा क्या था? 2πm/qb। क्यू कितना बेटा इसका? E B।
व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज 2 पाई m। बेटा मास बोलना इसका कितना है, मास बोलना बेटा कितना है इसका 4 अपॉन ई, चार्ज बेटा इसका 2e b। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ड्यूट्रॉन, दैट इज 2 पाई m। बेटा मास कितना है इसका 2 अपॉन चार्ज, चार्ज बेटा कितना है, इस 2 से बेटा ये 2 कैंसिल, मेरे ख्याल से ये आ गया आपका 4 पाई अपॉन ई बी। ये बड़ा आपके पास आ गया 4 पाई अपॉन ई बी, और ये बड़ा मेरे ख्याल से आ गया 2 पाई अपॉन ई बी। अगेन टाइम पीरियड का रेशियो मेरे ख्याल से 1:2:2 ही आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन इज टू टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टू टाइम पीरियड ऑफ ड्यूटेरॉन इज ऑल्सो 1:2:2। बढ़िया है। इसी तरह से बेटा शीट में भी कुछ सवाल होंगे। शीट में हो सकता है कि जहां पर मैंने सेम स्पीड लिखी है वहां पर ऐसा लिखा हो सेम काइनेटिक एनर्जी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो तुमने mv लिखा है वहां पर मेरे बच्चे क्या लिख देंगे, और काइनेटिक एनर्जी सबके सेम लिख देना। मासेस जो दे रखे हैं, क्यू जो दे रखे हैं बताइए। शीट में हो सकता है कि एक सवाल ऐसा भी हो जिसके अंदर ये बोल रखा हो कि सारे के सारे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया। तो मुझे चिंता वाली बात ही नहीं है। जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखी है वहाँ पर मैं Q इंटू वी लिख दूंगा, V हर जगह सेम आएगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ये M और Q जो भी सवाल के अंदर दे रखे हैं आप उन्हें यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने आपको हल्का फुल्का आइडिया दिया है इस बात का कि किस तरह के सवाल आप लोग HCV के अंदर और शीट के अंदर फेस करोगे जो फॉर्मूला बेस होंगे ना, जो फॉर्मूला बेस होंगे। तो मैंने एक उसमें से करके दिखा दिया, बाकी भी ऐसे ही है ना, बाकी भी ऐसे ही हैं, आप उनको कर सकते हो, निपटा सकते हो, इतना बड़ा ये टास्क है नहीं। ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन, इनके मास और चार्ज आपको पता होना चाहिए। मुझे लगा कि शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, तो मैंने लिख भी दिए इनको, चलो ठीक है ना। तो इन 3 से काम चल जाएगा, बाकी तो कोई है नहीं ऐसा ना। बाकी तो बड़ा शीट में और डीपी के अंदर और कोई ऐसा एलिमेंट यूज़ कर नहीं रखा, सो आपको इतना बड़ा फ़र्क इससे पड़ेगा नहीं। ठीक है, समझ गए इस बात को। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा अगली बात करते हैं। हालांकि बेटा रेडियस वाली बात है, लेकिन हम थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा फॉर्मूले से भी आगे सोचते हैं। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही सोचा है, लेकिन हमें सिचुएशंस थोड़ी सी और बेटर तरीके से समझनी पड़ी। चलो बच्चों, बहुत गंदा हो गया है। चलो बेटा देखते हैं। चलो देखते हैं। सुनना, आपके पास ये एक बाउंड्री है, स्ट्रेट बाउंड्री है ऐसे। इसके लेफ्ट में किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और इसके राइट पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ B, और ये यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसी। बड़ा एक क्रॉस लगा रखा, मतलब बोर्ड के प्लेन के अंदर है। बड़ा इधर खूब दूर तक है, इधर काफी दूर तक। ठीक है, इसके इधर बड़ा कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब हुआ क्या कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटर करता है ऐसे। एक चार्ज पार्टिकल है, इसके पास चार्ज Q है, मास m है, और इसके पास वेलोसिटी v है।
और ये ऐसे है ना, इस सरफेस पे, इस सरफेस से स्ट्राइक करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर एंटर कर जाता है, ऐसे। ये आपका एंगल 90, यू एंटर कर जाता है। जब तक इस रीजन के अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो फोर्स 0 है। लेकिन जैसे ही इस रीजन में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम सब सोच लेंगे, ठीक। सवाल लिखिए बेटा, फाइंड टाइम स्पेंट by charge particle inside मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर चार्ज पार्टिकल ने कितना समय बिताया है बेटा, वो समय निकालना है। सोचते बेटा, पहले मैं थोड़ा डायग्राम वापस बना दूं। चार्ज पार्टिकल Q है, मास m है और ये ऐसे v वेलोसिटी से एंटर किया है। चलो तो सोचते हैं, जब तक ये चार्ज पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, और कोई फोर्स में कंसिडर करना नहीं है, करना नहीं है, करना नहीं है, करना नहीं है, करना नहीं है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया, वैसे ही इस पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो थ्योरी पढ़ी है, कहानी उसके आगे से डेवलप हो रही है, इसलिए हम चिंता नहीं कर रहे। सुनना इस बात को। हुआ क्या कि वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है, वी नो दैट कि मोशन इज गोइंग टू बी सर्कुलर, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चेक कर लो बेटा, क्या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है? यस। क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? यस। सो द मोशन इज गोइंग टू बी सर्कुलर। वो भी कितने रेडियस का? तो मेरे बच्चे बोले सर रेडियस तो तय है, दैट इज mv/q। सर इसका मोशन और बेटर तरीके से जज कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। काश मुझे उस सर्कल का सेंटर पता होता। सेंटर उस तरफ होगा जिस तरफ फोर्स होगा, और फोर्स किस तरफ होगा? फोर्स उस तरफ होगा जिस तरफ आपका v क्रॉस b होगा। तो आपका v तो है ऐसे और b है मेरी तरफ। v की तरफ हाथ ले जाओ, b की तरफ उंगलियां घुमाओ, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ, तो पक्की बात है कि फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। और अगर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो पक्की बात है कि आपका सेंटर भी है ऊपर की तरफ। तो ज़रूर आपका फोर्स लगा ऐसे, तो सेंटर यहाँ कहीं मिलेगा आपको। और तो और सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये r है जो हम निकाल चुके हैं। हो सकता है कि सवाल में उसको कोई यूज़ ना हो, बट है। इसके बाद हम जानते हैं क्या होगा। ये अगर सेंटर है और वेलोसिटी अगर यूं है, तो इस सेंटर के अबाउट चार्ज पार्टिकल यूं चलते 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 यूं निकल जाएगा, और जब यहाँ से निकलेगा ऐसे बाहर निकल जाएगा। क्योंकि सेंटर तो ये है, ये डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस भी r। सर स्पीड उतनी क्यों रखी? हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं करेंगे, और जब यहाँ पर होगा तब भी आपकी स्पीड। कुछ गौर किया बेटा, अगर ये सेंटर है और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो यूं चलते 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 ऐसे निकल जाएगा। और आपने नोटिस कर लिया होगा कि पूरा का पूरा जो सर्कल है वो नहीं गया है, बल्कि आधा सर्कल चला है। ये आधा सर्कल चला है, आधा सर्कल चला है। ठीक है बच्चों, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम इसने स्पेंड किया है इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर। बेटा टाइम स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड किया है, टाइम पीरियड का आधा। पूरा सर्कल कंप्लीट करने में टाइम लगता है कैपिटल T, तो आधा सर्कल कंप्लीट करने में ऑफ कोर्स टाइम लगेगा बेटा कैपिटल T/2।
कैपिटल टी हमें याद था, आई थिंक दैट वाज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। उसका हाफ करोगे तो ऑफ कोर्स टाइम की वैल्यू आ जाएगी पाई एम अपॉन क्यू बी। इतना टाइम इसने स्पेंड किया है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर। ये जो टाइम स्पेंड किया इसको हम एक तरीके से और सोच सकते थे, ये जो सर्कुलर मोशन हुआ है इसमें जो एंगल चला है उसको आप ओमेगा इंटू टी कह सकते हो, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल कि इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगल कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू टी। कितना एंगल चल लिया है आप बोलोगे सर, ऑफ कोर्स पाई चल लिया है। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? बेटा मैंने आपको रिजल्ट याद करा रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फेंका जाता है तो उसका ओमेगा हम लोगों ने पहले से याद कर रखा है एंड दैट ओमेगा इज ऑफ कोर्स क्यू बी अपॉन एम। कितना एंगल चलेगा पता है, एंगुलर वेलोसिटी पता है, टाइम पता करना है। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि टाइम कम्स आउट टू बी पाई एम अपॉन क्यू बी। ये अपना टाइम आ गया। जैसे सोचना चाहो वैसे सोच सकते हो। फेयर इनफ। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस चार्ज पार्टिकल? ऑफ कोर्स जीरो। शुरुआत में भी आपकी स्पीड वी थी, बाद में आपकी स्पीड वी है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। कोई हमसे पूछ ले कि कुल मिलाकर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका इंपल्स कितना है, कोई हमसे पूछ ले कि सर इंपल्स कितना है, तो इम्पल्स तो याद करो हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से निकाला करते थे और उसमें आप कह सकते हो कि इम्पल्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कहूं, इसको वाई एक्सिस कहूं, तो मैं कह सकता हूं कि इम्पल्स इज बेसिकली पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल मोमेंटम है माइनस एम वी आई कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम है एम वी आई कैप, और हमारे पास आ गया दैट इज माइनस 2 एम वी आई कैप। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स का मैग्नीट्यूड जानना चाहते हो तो वो तो आ गया है 2 एम वी। ये जो माइनस आई कैप है ये तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन जो है वो आई कैप इस तरफ है, माइनस एफ इस तरफ है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो इम्पल्स आया है इस मैग्नेटिक फोर्स का वो इस तरफ आया, दैट इज 2 एम वी। फेयर इनफ। वैसे हमारा सारा काम हो गया है, लेकिन किस किस तरह के सवाल पूछ लेते हैं, तो उन सवालों को डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे एक सवाल और पूछ लेते हैं कि जब तक ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर है तब तक मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स का एवरेज क्या आएगा? एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना है? तो एवरेज कभी भी अगर निकालना होता है किसी फोर्स का तो दैट इज ऑलवेज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब यार चेंज इन मोमेंटम तो पहले से निकाल चुके हैं, क्या है? माइनस 2 एम वी आई कैप अपॉन टाइम। टाइम यहां से यहां तक का दैट इज ऑफ कोर्स पाई एम अपॉन क्यू बी। ये आपका एवरेज फोर्स। ऐसी चीज पूछ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एवरेज फोर्स का कोई सिग्निफिकेंस है या फिर इससे हम कोई मोशन को बहुत ही बड़ा तरह से जज कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, अब सवाल में पूछ ही ले कोई, बताओ एवरेज फोर्स क्या होगा, तो बोल दो यार चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चलिए बच्चों, ऐसा ही एक सवाल अपन और करते हैं, सिचुएशन को और बेटर तरीके से एनालाइज करते हैं। सवाल थोड़ा सा टफ होगा तो ऑफ कोर्स एनालाइज करने के लिए हमारे पास बातें 2-4 एक्स्ट्रा ही होंगी, उसे भी करते हैं। चलो अच्छा, आगे चलते हैं बेटा। सेम साइड डायग्राम है, सुनना बेटा। कहानी ऐसी है कि ये आपके पास एक स्ट्रेट सा इंटरफेस, इसके लेफ्ट में किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं और इसके राइट में ना अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो भी यूनिफॉर्म। क्रॉस का मतलब समझ में आ गया? इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर।
आप बेटा ऑफ कोर्स नोटबुक में लिख रहे हो तो आपके नोटबुक के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ठीक है। यहां कहीं एक चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज Q है, मास m है और वेलोसिटी v है, और ये ऐसे एंटर होना चाह रहा है, ये एंगल थीटा है। मेन चीज है ना वो सिर्फ वो बताना है कि यार कितने टाइम तक ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर रहेगा, वो निकालना है। बाकी तो ठीक है बेटा, हो जाएगा। फाइंड टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल कितनी देर तक रहा, हमें तो वो टाइम निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। और सोचने का जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने पिछले वाले सवाल में किया था। ज्योमेट्री डिफरेंट हो सकती है भाई, ज्योमेट्री डिफरेंट होगी और तो क्या नया क्या कर देंगे बेटा यहाँ पे। तो चलो, जब तक ये चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर नहीं करता तब तक तो ऐसे स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चलता रहेगा, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v, ये वाला एंगल है थीटा। मोशन कैसा होगा याद है हमें, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है। सर्कुलर मोशन होगा, भले पूरा सर्कल कंप्लीट न कर पाए लेकिन मोशन तो सर्कुलर ही होगा। सो उसका सेंटर कहाँ होगा? सेंटर उस तरफ होगा जिस तरफ फोर्स होगा। फोर्स किस तरफ होगा? फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो पक्की बात है कि फोर्स जो होगा वो बोर्ड के प्लेन में होगा और साथ ही साथ वेलोसिटी के अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट नहीं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। मैं फिर से बोलता हूँ, फोर्स जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो पक्की बात है कि फोर्स बोर्ड के प्लेन के अंदर आएगा। वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होंगी, एक ये और एक ही है। सर किस तरफ? बेटा v क्रॉस b की तरफ। v ऐसे है, b ऐसे है। v की तरफ हाथ ले जाओ, b की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, v क्रॉस b आ गया इस तरफ तो फोर्स आ गया इस तरफ, तो सेंटर आ गया इस तरफ। तो इस सर्कुलर मोशन का जो सेंटर आएगा वो यहां कहीं आएगा, ये C सेंटर और ये R। हमें तो इस R की वैल्यू भी पता है, काम नहीं आएगी वो अलग बात है। R इज ऑफ कोर्स mv अपॉन q। यही चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव होता तो फोर्स v क्रॉस b की तरफ नहीं, v क्रॉस b के अपोजिट आता और सेंटर यहां कहीं आता। अब ये सेंटर है, ये चार्ज पार्टिकल है और ऑफ कोर्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दिस। इस सेंटर के अबाउट ये चार्ज पार्टिकल यूं चलते 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 सर्कुलर मोशन करेगा और कभी ना कभी यूं चलते 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 बाहर निकल जाएगा। जाते वक्त भी स्पीड v होगी और जाते वक्त भी इस रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आपकी वेलोसिटी होगी। ये रेडियस है, ये रेडियस। अब ज्योमेट्री सुनेगा बहुत ही आसान है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा दिख तो रहा बेटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90, तो ये एंगल आ गया आपका थीटा। दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 180। ठीक है बेटा। अब जरा इस राइट एंगल ट्रायंगल को और इस राइट एंगल ट्रायंगल को जरा गौर से देखो।
ये एंगल 90, ये एंगल 90, दोनों एंगल सेम, ये रेडियस है, ये रेडियस सेम, और ये वाले साइड कॉमन। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दिस एंगल शुड ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। हमारा तो काम बन गया। अब हमें पता लग गया कि इस सेंटर के अबाउट ये जो पार्टिकल है इसने इतना सा सर्कुलर मोशन किया है, बस। इसके बाद तो जैसे ही इस रीजन में आ गया अभी इसी वेलोसिटी से चलता जाएगा, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना समय गुजारा है, तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का ही टाइम निकालना है, और ये टाइम निकालने के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए। दिस एंगल इज ऑफ कोर्स 2 थीटा। बन गया अपना काम। तो 2 तरीके सोच सकते हैं। पूरा एंगल 2 पाई चलने में टाइम लगता है टी, पूरा चक्कर काटने में 2 पाई में टाइम लगता है कैपिटल टी। तो 2 थीटा चलने में टाइम कितना लगेगा? टी अपॉन 2 पाई इंटू दैट इज टी की बड़ा वैल्यू क्या थी? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, बड़ा नीचे पाई इंटू थीटा, पाई से पाई कैंसिल, दैट इज 2 थीटा एम अपॉन क्यू बी। ये आंसर है। इससे बेटर ये है कि 2 थीटा एंगल चलना है, दैट शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम। ओमेगा बच्चों हम याद करके बैठे, दैट इज क्यू बी अपॉन एम इंटू टी, बड़ा टाइम की वैल्यू आ गई, दैट इज 2 थीटा एम अपॉन क्यू बी। ये हमारा आंसर है। इतना टाइम बड़ा मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत है इसमें। ठीक है, बढ़िया है। एक बात और, जब बाहर निकल रहा है तब देखना, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल आपके पास फिर से 90 माइनस थीटा, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 180, तो दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट विद थीटा। तो ऐसे एंगल थीटा पर एंटर करेगा, तो ऐसे एंगल थीटा पर एग्जिट करेगा। कोई मुझसे अगर यहां से तक चेंज इन मोमेंटम पूछेगा, हम वो भी निकाल देंगे। जैसे अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं और इसको वाई एक्सिस मानूं, तो कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, बेटा जानबूझ के निकाल रहा हूँ मैं सब बातें। ये आप कहीं ना कहीं HCV के अंदर या फिर अपनी शीट में कहीं ना कहीं ये चेंज इन मोमेंटम वगैरह पूछोगे इस तरह के सवाल में, तो मैं भी पूछ लेता हूँ। चेंज इन मोमेंटम इज ऑफ कोर्स P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल देखना, m मास का पार्टिकल है, 2 कंपोनेंट आएंगे, ये mv cos थीटा, ये mv sin थीटा। mv sin थीटा इस तरफ है, ये x एक्सिस है तो ये नेगेटिव, तो मेरे पास फाइनल मोमेंटम आ गया माइनस mv sin थीटा i कैप प्लस mv cos थीटा j कैप। बड़ा दिख तो रहा ना, वरना साइड में लिख लेता हूँ यहाँ। हाँ दिखा है बात। माइनस इनिशियल मोमेंटम mv sin थीटा i कैप mv cos थीटा j कैप, mv sin थीटा i कैप प्लस mv cos थीटा j कैप। माइनस किया तो चेंज इन मोमेंटम आ गया माइनस 2 mv sin थीटा i कैप। दिस इज अवर चेंज इन मोमेंटम, वेक्टर में लिखता हूं। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो है 2 mv sin थीटा माइनस i कैप, तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। y एक्सिस के अलोंग तो जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम बाद में। कोई मुझसे इंपल्स पूछ लेगा, मैं बोल दूंगा कि यही आपका इंपल्स है। मैग्नेटिक फोर्स का इंपल्स पूछेगा तो ये जवाब बेटा आपका। कोई हमसे पूछ ले कि बताओ मैग्नेटिक फोर्स का एवरेज क्या है, तो बोल देना कि सर मैग्नेटिक फोर्स का एवरेज है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन निकाल चुके थे। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज बेटा अपनी EMF की शीट निकाल लीजिए। उसमें अगर आप चाहो तो बेटा आप थ्योरी रीड कर सकते हो। अगर आपको थ्योरी रीड करने का हल्का सा शौक हो तो आप एसेंशियल शीट में थ्योरी रीड करने का मन हो तो टिल
पेज नंबर 16 आप रीड कर सकते हो। हालांकि पढ़ाएंगे बट ठीक है, कोई बच्चा कहता है मैं पहले से पढ़ के आना चाहता हूँ, बिल्कुल पढ़ सकते हो बेटा। ठीक है, आगे चलिए बेटा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ए से ई तक बेटा आपको होमवर्क रेगुलर देता आया हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने अचानक से ए से ई लिख दिया है, पहले से बेटा मैं देता आया हूँ आपको। ए से ई तक बेटा पूरा करना है, ठीक है। और सेक्शन एफ में ना कुछ एक सवाल कर लो, मैं बता रहा हूँ बेटा कौन से F1 F2 F3 F4 F5 F6। F8 भी कर सकते बेटा, ठीक है, बाकी बातें कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में बेटा ऑब्जेक्टिव में मतलब पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में सेक्शन ABC तो पूरा करें और सेक्शन डी में एक क्वेश्चन कर लें D2 बस। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में आइए, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5। आगे चलिए बच्चों। उसके बाद बड़ा पार्ट 3 में 2 कॉम्प्रिहेंशन है, पार्ट 3 में 2 कॉम्प्रिहेंशन है। आप कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 करें। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर्स हैं वो 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 तो पार्ट 1 में है, उस मतलब पहले वाले कॉम्प्रिहेंशन में वो नहीं करने आपको, ठीक है। चलो ठीक है, इतना ही काम एक बार बाद में करते हैं फिर ना। अगली बार है ना आपको HC भी देंगे है ना, तो पहले ही निपटा लो, फिर आप HC भी कर लेना। चलिए बाय।